हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं 5वां सेट। मतलब इसके पहले हम लोग 4 सेट लगा चुके हैं। तो आज का जो सेट है वो 10 मार्च का है। ठीक है, पहले जो हम लोग सेट किए थे 4, वो कौन से थे? 9 मार्च के सेट थे। ठीक, एक दिन में 4 होता है तो 9 मार्च के 4 सेट हम लोगों ने कर लिए। आज 10 मार्च शुरू कर रहे हैं तो 10 मार्च के 7 सेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 6, 7 और 8। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 36 सेट हैं कुल, तो एक एक करके धीरे धीरे ख़त्म हो ही जाएगा। तो ये पहला शिफ्ट है, ठीक है, 10 मार्च का। पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और इसके पहले के जो 4 सेट हमने कराए हैं आप सब लोगों ने देखे। जिन लोगों ने ना देखा हो, जिनका ये आज पहला सेट हो, वो इसके पहले के 4 सेट देख लो। और हाँ, इसके पहले हमने सीजीएल के 40 सेट कराए हैं और एमटीएस के 48 सेट कराए हैं। तो एमटीएस का एग्ज़ाम तो करीब ख़त्म हो गया है, मतलब एक आध पेपर बचा होगा, नहीं तो ख़त्म ही समझो। अब सीजीएल आपका जुलाई में है, ठीक है, तो जुलाई में सीजीएल है, शुरू हो जाओ यार। अभी आधा जून बचा हुआ है, जुलाई बची हुई है। 40 सेट हैं, एक दिन में 2 देखोगे, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगस्त में ये है आपका सीएचएसएल है। तो उसके पहले एक महीने पहले, मतलब 1 महीना एडवांस में आप लोगों को डिस्कशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप मेहनत कर लीजिए और अपनी ओर से, और खूब जम के जुटे रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, प्रीवियस पेपर लगाते रहिए। अब निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ में होगी, ये साल आपका है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर किस चीज़ से रिलेटेड है? ये एरर बतानी है आपको। ठीक, एरर बतानी है, तो चलो ज़रा पढ़ के देखते हैं। लिखा है एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग। एटमॉस्फेरिक रिवर्स, ये ज्योग्राफी है। आप लोगों ने जीएस पढ़ी होगी, तो ज्योग्राफी में जो मैप वगैरह पढ़ते हैं तो इसमें एटमॉस्फेरिक रिवर बनाई जाती है। ये नदी वाला नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं? ये जो मैप वगैरह में होता है वहाँ है। तो एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग क्या होती हैं? एटमॉस्फेरिक रिवर्स होती हैं लॉन्ग, होती हैं नैरो बैंड्स। ये नैरोमेट है, नैरो बैंड्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू हायर एटीट्यूड। ठीक है, अब दैट के बाद एक्सटेंड्स लिखा हुआ है। अब आपको मैं इसको क्लियर करके दिखाता हूँ, अभी तो पढ़ दिया। ये आपकी वर्ब है। एक्सटेंड क्या है? ये वर्ब है। किसके लिए लगी है? दैट के लिए लगी है। ये दैट क्या है आपका? दैट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, जो के लिए लगा हुआ। किसके लिए लगा हुआ है ये बताओ? जो। अब ये जो किसके लिए लगा हुआ है? ये लगा हुआ है एटमॉस्फेरिक रिवर्स के लिए लगा हुआ है। ठीक है, या अब इन्हीं के लिए लगा हुआ है कि लॉन्ग नैरो बैंड्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। तो जो कि एक्सटेंड मतलब फैली होती हैं, जो कि फैली होती हैं। कौन फैली होती हैं बताओ? तो ये नदियों के लिए लगा हुआ है ना, एटमॉस्फेरिक रिवर्स के लिए लगा हुआ है। ठीक है, अब इनके बारे में बताया गया कि लॉन्ग नैरो बैंड्स होती हैं ये। ठीक है, उसमें एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में। अब इन्हीं रिवर्स के लिए जब दैट लगा होगा तो ये दैट प्लूरल होगा कि सिंगुलर होगा? जाहिर सी बात है प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए लगता है, अगर वो, जिसको कि हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं, एक बात और समझ लो, रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए लगता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो दैट सिंगुलर होगा, अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिवर्स क्या है? रिवर प्लूरल है, तो उन्हीं रिवर्स के बदले में दैट लगा हुआ है। तो अब ये बताओ कि यहाँ क्या एक्सटेंड्स हो सकता है? एक्सटेंड्स क्या हो गई? ये सिंगुलर वर्ब हो गई। और दैट यहाँ पे क्या हो गया? चूंकि लगा है रिवर्स के लिए तो ये प्लूरल माना जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? दैट एक्सटेंड। क्या होना चाहिए था? दैट एक्सटेंड होना चाहिए था। क्लियर हो गई बात? समझ गए ना? ठीक है, चले आगे। चलो, तो इसमें आंसर कौन सा होगा भैया ये बता दो हमको। तो कहाँ लिखा है दैट एक्सटेंड? ये लिखा है दैट एक्सटेंड्स, ये लिखा है, तो मतलब क्या हुआ? आंसर नंबर 2। ठीक है, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो कह रहे हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड लगाना है आपको। किसके लिए? नीचे एक सेंटेंस दिया, अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस। हॉर्स रेस सुना होगा, नहीं सुना होगा तो गूगल पे डाल के देख लेना। हॉर्स रेस हुआ करती थी, एक तरह का ये भी जुआ हुआ करता था। ठीक है, 10, 15, 20, 25 घोड़े दौड़ते थे और हर घोड़े पर पैसा लगता था। ठीक है, जो जीतेगा सारे घोड़ों का पैसा विनर वाला जो हॉर्स होता है, विनर हॉर्स को मिल जाता है। ठीक,
तो उसमें जो पैसा लगाता है वो थोड़े ना घुड़सवारी करता है, उसमें ट्रेंड घुड़सवार होते हैं। तो जो हॉर्स रेस में ट्रेंड घुड़सवार जो हॉर्स राइडिंग करते हैं उनको कहा जाता है जॉकी। क्या कहते हैं? जॉकी कहा जाता है। अब एक और आउट सुने होंगे आप जो रेडियो में अनाउंसमेंट करते हैं तो उनको भी रेडियो जॉकी कहा जाता है। तो वो रेडियो के अनाउंसमेंटर को भी जॉकी कहा जाता है। और जो हॉर्स राइडर होता है, हॉर्स राइडिंग मतलब हॉर्स रेस में जो हॉर्स राइडिंग करता है, ट्रेंड पर्सन होता है, उसको भी जॉकी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका आंसर। हॉर्स पायलट ये कोई टर्म होता नहीं है। ऑटोक्रेट का मतलब क्या होता है? तानाशाह। हिटलर को समझ लो, ठीक है, ये तानाशाह हो जाएगा, ठीक है। सेलर का मतलब क्या होता है जानते हो? सेलर मतलब होता है तहखाना, ठीक है। कोई भूतहा उतहा मूवी वूवी देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे ही होगे, आज की पीढ़ी की हो तो कैसे नहीं देखे होगे, ठीक है। हॉरर मूवी वगैरह होती हैं या कोई गोथिक मूवी होती है, तिलिस्मी वगैरह, तो उसमें तहखाने बने होते हैं, घर के नीचे एक मतलब होता है तहखाना, ठीक है, तो उसको कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसका क्या होगा? नंबर 1 होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 3 होगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये है और इसमें आपको करना क्या है? ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। तो ये बताया इन्होंने कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसके बदले पे जो ठीक हो वो लगाइए। मतलब गलत तो है क्योंकि यहाँ ये नो इम्प्रूवमेंट दिया है, अच्छा हो सकता है कि गलत ना हो, ये भी चांस है। तो चलिए देख लेते हैं, बिना पढ़े तो पता नहीं चलेगा गलत है कि नहीं है। लिखा है द स्नो स्टॉर्म। स्नो स्टॉर्म का मतलब क्या हुआ? जो एक बर्फीला तूफान होता है, एवलांच कहते हैं उसको, ठीक है। तो एवलांच या स्नो स्टॉर्म विल इफेक्ट थाउजेंड ऑफ ट्रेवलर्स। थाउजेंड ऑफ ट्रेवलर्स, पहली बात तो ये थाउजेंड नहीं थाउजेंड्स होगा, दूसरी बात ये इफेक्ट नहीं होगा भैया, ठीक है। एक बात समझ लो कि ये जो इफेक्ट लिखा हुआ है ना, EFFECT, ये एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है? नाउन होता है। इसका जो वर्ब वाला होता है ना वो AFFECT होता है। तो यहाँ विल लगा है, विल के बाद आप क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे कि नाउन लगाओगे? तो यहाँ वर्ब आनी चाहिए, तो EFF वाला नहीं, AFFECT वाला होना चाहिए। तो सबसे पहले आप AFF वाला देखो, तो ये AFFECT लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा है लेकिन ये सेकंड फॉर्म में दे दिया। अच्छा, विल के साथ आप फर्स्ट फॉर्म में आएंगे तो ये तो लगा नहीं सकते, ये फिर वही नाउन हो गया। तो आपका कौन सा आंसर हो गया? 2 वाला हो गया, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? देखो, ये डायरेक्ट में एक सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको इनडायरेक्ट बदलना होगा। तो ठीक है, चलिए बनाते हैं। सेंटेंस क्या दिया हुआ है? पढ़िए ज़रा। लिखा है कि मेयर सेड टू द मार्शल्स, ठीक है ना। मार्शल कौन होते हैं? सैनिक होते हैं। मेयर आप जानते ही होंगे मेयर कौन होता है। सेड टू द मार्शल्स मतलब सैनिकों को ये बोले, क्या बोले? कि डोंट कंडक्ट एनी ड्रिल टुमारो, कल कोई ड्रिल नहीं होगी। ड्रिल समझ रहे हो ना, सुबह सुबह जो परेड होती है उसको ड्रिल कहा जाता है। तो मेयर ने मार्शल्स से कहा कि कल आप लोग कोई भी ड्रिल ना कंडक्ट करिएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इन्होंने मना किया तो ये डोंट की, अब ये सेट टू की जगह पे क्या हो जाएगा? सेट टू की जगह पे ऑर्डर्ड वगैरह हो जाएगा, ऑर्डर्ड, कमांडेड, या इन्होंने मना किया। और डोंट की जगह पे क्या हो जाएगा? नॉट टू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? नॉट टू हो जाएगा। कंडक्ट एनी ड्रिल और टुमारो, ध्यान रखना कि टुमारो बदलना है आपको। टुमारो का क्या होगा? नेक्स्ट डे होगा। तो पहले यहीं से देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? प्रीवियस डे, ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे केवल टुमारो लिखा है, टुमारो का नेक्स्ट डे होना चाहिए था, तो ये दोनों गलत हो गया। अब दूसरे में तीसरे में नेक्स्ट डे लगा हुआ है, तो हम कोई और चीज़ ढूंढेंगे। फिर यहाँ लिखा है कि नॉट टू कंडक्टेड। भाई देखो, नॉट टू लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए, कंडक्टेड नहीं होगा। अब हमारे पास एक ऑप्शन केवल बचा हुआ है, देख लो इसको। द मेयर ऑर्डर द मार्शल्स नॉट टू कंडक्ट, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, एनी ड्रिल द नेक्स्ट डे लगा हुआ, तो यही तीसरा वाला होगा, ठीक है। बाकी पहले, दूसरे और चौथे में कोई न कोई गलती निकल गई। अब आते हैं हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, ये है कि दिया दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो ये लिखा हुआ है एक सेंटेंस, इसमें आप इसके बदले में एक वर्ड ढूंढिए। मतलब ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। किसका है? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समझ जाना, ठीक है। कंटेनिंग मोर वर्ड्स दैन नेसेसरी, कंटेनिंग मोर वर्ड्स दैन नेसेसरी मतलब अगर आप कोई बात आपको कहनी है और अगर आप वो बात 3 लाइन में कह सकते हैं, उस 3 लाइन के बदले आप 15 लाइन बोल रहे हैं, इसका मतलब आप ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हैं। यही तो कह रहे हैं कंटेनिंग मोर वर्ड्स दैन नेसेसरी। जो बात एक वाक्य में कह सकते हैं उसको एक पैराग्राफ में कहने की क्या ज़रूरत है।
तो उसको क्या कहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ किया जाना, इसको कहा जाता है वर्बोस। वर्बोस का मतलब क्या होता है, शब्दों की फिजूल खर्ची। तो आपका आंसर तो ये हो गया, वर्बोस हो गया, ठीक है। बाकी जो 3 वर्ड और हैं उनको भी आप समझ लो, कल काम आएंगे। तो रेवेनेंट होता है, एक रेवेनेंट का मतलब होता है भूत प्रेत, समझ गए। रेवेनेंट अगर कहीं आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा, भूत प्रेत से संबंधित होगा ये। प्लेटोनिक मतलब क्या होता है, आइडियल, आदर्शवादी, अंग्रेजी में लिखा होगा आइडियल, ठीक है। तो प्लेटोनिक मतलब आदर्शवादी हो गया। लैकोनिक का मतलब क्या होता है, बहुत ही संक्षिप्त, क्या होगा, बहुत ही संक्षिप्त, ये हो गया, शार्ट में होगा, समराइज्ड फॉर्म में होगा एकदम, ठीक है। तो ये 5वां हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, एंटोनीम बताना है आपको। एंटोनीम किसका बताना है भैया, एडिकेट का बताना है। और एडिकेट का मतलब क्या होता है भाई, एडिकेट का मतलब होता है पर्याप्त। अगर अमाउंट के सेंस में आ गया तो पर्याप्त हो जाएगा, और अगर ऐसे ही प्रॉपर के सेंस में आ गया तो ये उचित होता है या प्रॉपर होता है। एडिकेट मतलब एकदम उचित, प्रॉपर, सूटेबल। और पर्याप्त किस में आएगा, मात्रा में आएगा। तो पर्याप्त मतलब हो गया सफिशिएंट हो गया, एनफ हो गया, ये होता है पर्याप्त, ठीक। एंटोनीम बताओगे, अब 2 एंटोनीम मिल सकता है, या तो यहाँ मिल जाए इम्प्रॉपर, या अगर उचित के सेंस में आया होगा तो क्या होगा, या तो इम्प्रॉपर मिलेगा, नॉट सूटेबल मिलेगा, या तो आपको अमाउंट के सेंस में मिलेगा। तो पर्याप्त का अपोजिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा तो हो नहीं सकता, कम होगा। तो लेस हो सकता है, डेफिशिएंट हो सकता है, ठीक है, वांट हो सकता है, शॉर्टेज हो सकता है, ठीक है, इस तरह के वर्ड आएंगे, ठीक। तो देखें क्या मिलता है आपको ऑप्शन में। 2 मीनिंग होती है एडिकेट की, किसी भी मीनिंग में उसका अपोजिट मिल सकता है। तो सबसे पहले क्या दिया है, इंडोलेंट। इंडोलेंट कौन होता है, इंडोलेंट होता है आलसी। आलसी आप समझ ही रहे होगे, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरह समझ रहे होगे, हाँ। आलसी। दूसरा वर्ड इसका क्या होता है, आलसी का एक वर्ड होता है लेजी, एक वर्ड क्या होता है, आइडल होता है, एक होता है लेथर्जिक होता है, ठीक है, ये है लेथर्जिक, ठीक है। और बहुत सारे, स्लगिश होता है, बहुत इसे ऐसे वर्ड हैं। वांटिंग, वांटिंग का मतलब क्या होता है, लैक, क्या कमी किसी चीज़ की, अब किसी चीज़ का अभाव, शॉर्टेज कह सकते हो। तो ये एडिकेट मतलब हो गया पर्याप्त मात्रा में, वांटिंग क्या हो गया, कम मतलब अभाव। तो ये आपका एंटोनियम हो गया। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, सतही तौर पर एकदम। और टॉन्टिंग, तो टॉन्ट तो जानते ही होगे ना, टॉन्ट क्या होता है, मतलब टॉन्ट कमेंट कसना होता है, ताना मारना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। हम आपके क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक इडियम या फ्रेज दिया है, उसका मतलब बताओ। तो लिखा है टू मीट वंस वाटरलू, ठीक, टू मीट वंस वाटरलू। तो आप ये बताइए कि जानते हैं वाटरलू क्या है, वाटरलू क्या है बताइए। 1919 में नेपोलियन यहीं हारा था ब्रिटिश सेना से, वाटरलू पे, ठीक है। अब आप समझो, नेपोलियन जैसा व्यक्ति जहां हारता है वाटरलू में, तो उस पर एक इडियम बना दिया गया, टू मीट वंस वाटरलू। मतलब क्या हुआ, अपनी हार का सामना करना, ठीक है, हार जाना, ठीक। अब याद रहेगा ना मुहावरा। तो इसका क्या होगा, टू बी बैडली डिफीटेड इन कंटेस्ट, मतलब कोई कंपटीशन हो या कोई, अब देखो वाटरलू तो लड़ाई से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ लड़ाई से रिलेटेड नहीं, कोई कंपटीशन हो या कोई कंटेस्ट हो रहा हो, उसमें जब हम हार जाते हैं तो उसे कहते हैं टू मीट विद वंस वाटरलू, ठीक, समझ गए। आगे चलते हैं, तो आंसर 3 हो गया। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये अरेंजमेंट है, तो शकल देख के समझ में आ जाता है क्या करना है इसमें। तो इन आर रिसेंटली स्टडी, ठीक, अभी हाल ही में एक स्टडी की गई है, एक रिसर्च की गई है, और उस रिसर्च की फाइंडिंग्स दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो लगाते हैं इसका क्रम क्या होगा, ठीक। कहो तो बिना पढ़े इसको लगा देते हैं। एक बार एक काम करते हैं ना, पहले मैं बिना पढ़े इसको सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग देखिए कैसे किया जाता है। बिना पढ़े सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं पढ़ कर सॉल्व करा दूंगा इसको, ठीक है। चलो, तो एंड देखो, सबसे पहले एंड देखो तो क्या होगा, यहाँ लिखा है कि नर्स केयरिंग फॉर। अब केयरिंग फॉर किसकी, इसके बाद तो कुछ आना चाहिए था, नहीं आया है। लिखा है वर्किंग लॉन्ग आवर्स आर, लिखा है ना लॉन्ग आवर्स आर। अब ये आर पे कहीं एंड हो सकता है, बताओ, नहीं हो सकता ना, एंड आर पे एंड नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑन, लिखा है ना ऑन इनकम्स विद,
ऑन इनकम से विद दे दिया, ठीक है ना। तो ऑन इनकम से विद पे तो एंड हो नहीं पाएगा, क्योंकि इनकम से विद के बाद कुछ और आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। अब इन तीनों से तो एंड नहीं हो सकता, मतलब PQR एंड में नहीं हो सकता। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा सेट टू लूज आउट मोस्ट एज एनर्जी प्राइसेज राइज, क्योंकि एनर्जी की प्राइसेज क्या है वो बढ़ रही हैं, तो यहाँ राइज पे एंड, यहाँ पे एंड हो सकता है। मतलब एक इकलौता एस ही है जिससे आपका अरेंजमेंट एंड होगा और किसी से एंड ही नहीं होगा। एक ही के लास्ट में देखो यहीं पे केवल एस लिखा हुआ और किसी के लास्ट में एस नहीं लगा हुआ है, ये तीसरा वाला आंसर होगा। ये था बिना पढ़े, मतलब एंड देके। हालांकि हर में सब में ऐसा नहीं होता, सारे अरेंजमेंट में इस तरह का नहीं होता कि आप 3 के एंड हटा सकते हो, किसी में ऐसा काम बन जाता है। तो एक नज़र डाल लिया करिए, देखिए क्या उधर से काम बन सकता है, नहीं तो कम से कम 2 का तो निकल ही जाएगा, फिर 2 ऑप्शन बचेंगे, ठीक है। अब आपको पढ़ के मैं इसको दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको पढ़ के सॉल्व करेंगे, ठीक। आप पढ़ के भी और ट्रिक दोनों चीज़ें साथ में लिखिए, पता नहीं कौन कब दांव तब काम आ जाए कौन सा। आगे लिखा इन रिसेंट स्टडी, आगे लिखा है कि लिटिल फ्री टाइम लाइक अ सिंगल पेरेंट नर्स केयरिंग फॉर, अब केयरिंग फॉर आगे लिखा केयरिंग फॉर मोर देन 1 चाइल्ड, ठीक, केयरिंग फॉर मोर देन 1 चाइल्ड। तो ये केयरिंग के फॉर मतलब पी के बाद क्यू लगाना ही लगाना पड़ेगा, ये लिखा है केयरिंग फॉर मोर देन 1 चाइल्ड, पी के बाद क्यू लगना ही लगना है। एंड वर्किंग लॉन्ग आवर्स आर, ठीक है, एंड वर्किंग लॉन्ग आवर्स आर के बाद क्या लगाओगे, यही है लिटिल फ्री टाइम। उसके बाद क्या आ जाएगा, वी शोड, ये पहला सेंटेंस होता है, इन अ रिसेंट स्टडी वी शोड, आर से स्टार्टिंग होती है, अगर ये देखोगे तो आर से स्टार्ट होने वाले 2 हो गए, ठीक है। पी से एंड हो नहीं सकता है, तो आर से स्टार्ट होने वाले 2 हो गए, पी से एंड नहीं हो सकता, तो फिर ये आंसर आ गया, ठीक, फिर वही आके लगा। अब चाहे जो करोगे कैसे भी करोगे, पूरा पढ़ दे रहा हूँ। आगे लिखा है दैट पीपल ऑन लो इनकम्स विद के बाद क्या लगेगा, विद के बाद वही आना चाहिए था लिटिल फ्री टाइम। आर के बाद क्या लगाओगे, आर के बाद पी लगाओगे, क्योंकि यहाँ विद के बाद यही लगा पाओगे, लिटिल फ्री टाइम आ गया। चाहे जहाँ से करो सेट, घूम फिर के वहीं जाना है। अब आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आया आपका 9, ठीक, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्या करना है इसमें, फिर वही एक लाइन दिया हुआ है, इसको सब्स्टिट्यूट करो। तो इस बार तो हमको लगता है ये 3 पूछ लिया ना, 3 पूछ लिया, ये तीसरा है। वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, तो उसको क्या कहोगे, इलिटरेट कहोगे। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ गया। बाकी 3 जो वर्ड हैं उसमें एक बताने लायक है, फास्टिडियस होता है। फास्टिडियस का मतलब जानते हो, फास्टिडियस मतलब होता है नक चढ़ा। नक चढ़ा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हैं, नहीं समझ रहे हो। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको खुश करना बहुत मुश्किल होता है। तो मतलब कैसी भी चाय बना दोगे, अगर चाय में थोड़ी चीनी ज़्यादा हो गई तो उनका मूड ख़राब हो जाएगा, थोड़ी कम हो गई तो ये फीकी चाय, मतलब बहुत अच्छी होगी तो अदरक कम हो जाएगी। ये खुश नहीं हो सकते, ये संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, इनको नुक्स निकालना रहता है। ऐसे लोग फास्टिडियस कहे जाते हैं, ठीक है। स्कॉलर मतलब विद्वान होता है, इलिटरेट समझिएगा। एरुडाइट कौन होता है बताओ, एरुडाइट होता है अपने ज्ञान का दिखावा करने वाला, अ पर्सन हु शोज ऑफ हिज नॉलेज, ठीक है ना, जो अपने पांडित्य अपने ज्ञान का दिखावा करता है उसको एरुडाइट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आपके क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ट्रांसपेरेंट की तो TRANS, हाँ ठीक है, ट्रांसपेरेंट की स्पेलिंग सही है। लेटर ये भी सही है, स्कैटर ये भी सही है, तो फिर ये गलत होनी चाहिए। हाँ, मॉन्स्टर है तो मॉन्स्टर में क्या होता है, MONS, उसके बाद TER, ठीक है, TER होना चाहिए। मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है, राक्षस होता है, दैत्य होता है, ठीक है। ये हो गया, समझ गए। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, आपको पैसिव फॉर्म बतानी है किसकी, सी फॉरगॉट द पेपर्स इन द कार, ठीक है। अब इन द कार को हटा के सीधे ले लो, सी फॉरगॉट द पेपर्स। और फॉरगॉट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ, वाज या वर, पेपर्स, पेपर्स प्लूरल है तो वर लगेगा, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। द पेपर्स हो जाएगा, उसके बाद वर लगाना है, ध्यान रखिएगा, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। चलो ढूंढ लो ऑप्शन, ठीक है। द पेपर्स वाज लिखा, देखो पेपर्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वाज नहीं लगेगा,
पेपर्स के साथ अब आर तो नहीं आ सकता ना, प्रेजेंट में नहीं आएगा, पास्ट का। अब पेपर्स वर, ये ठीक है, और हैड बीन हो नहीं सकता, तो तीसरा वाला आंसर हो गया। आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 भाई, ठीक है। तो 12 में क्या करना है, फिर वही रीअरेंज द पार्ट, ये करेक्ट ऑर्डर में करो। चलो लगाते हैं। इसमें दिया है कि अब तो देख सकते हैं, इसका भी पिछले वाला ट्रिक लगाएं, पिछला वाला ट्रिक चलो लगाते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ लिखा है कि हैड बिकम सीवियरली ब्लीच्ड, ये तो एंड हो सकती है, हैड बिकम सीवियरली ब्लीच्ड, ये एंड कर सकती है। आगे लिखा है कि इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, किसका नॉर्दर्न पार्ट, ये एंड नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ लिखा है रिपोर्टेड दैट, दैट में तो एंड नहीं हो पाएगा, इससे भी एंड नहीं हो पाएगा। और यहाँ लिखा है द इफेक्ट्स ऑफ ओवरली, ओवरली क्या भाई, इफेक्ट्स ऑफ ओवरली क्या, ओवरली के बाद कोई एडजेक्टिव वगैरह कुछ तो चीज़ आनी चाहिए थी, तो ये भी एंड नहीं कर सकता। मतलब हुआ कि हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसके एंड में पी लगा हो, क्योंकि इसमें सेंटेंस का एंड पी से ही हो सकता है और किसी से हो नहीं सकता। तो चलो 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 ढूंढो, इसमें पी से एंड दिया है, इसमें पी से एंड है ही नहीं, इसमें पी से एंड है ही नहीं, इसमें पी से एंड है ही नहीं, तो फिर कोई बस एक लगा दो आप आँख मूंद के। तो ये देखो, अभी जो आपने ट्रिक दो अरेंजमेंट में देखी, ये हमेशा नहीं लगती है, कभी कभी लग जाती है। अब जैसे इसी में लग गई। अब ये मतलब CHSL का ओरिजिनल पेपर है भाई, ठीक है, मतलब डे टाइम सब बता दिया हूँ किस दिन का है। तो उसमें देखो लग जा रही ट्रिक, हो सकता है ये ट्रिक अगले वाले में ना लगे, हो सकता है दो ऑप्शन छांट सकते हैं आप, कभी स्टार्टर से देख सकते हैं कि कौन सा स्टार्ट कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। किसी भी में देखना, जिस ढंग से वो सेट हो रहा है, जिस ढंग से वो सॉल्व हो रहा है, उस ढंग से करो। एक ही चीज़ से, एक ही मतलब स्ट्रेटजी, एक ही रूल से, एक ही तरीके से सारे नहीं किए जाते हैं, ठीक। जैसा क्वेश्चन हो उसी तरह से अपनी स्ट्रेटजी अपनाया करो, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 में क्या है, 13 में इन्होंने कहा एरर वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इट टर्न्स आउट दैट माई फादर इजंट एलोन, इट टर्न्स आउट मतलब ऐसा लगता है, मतलब ये पता चला, ये फाइनली इस तरह की जानकारी मिलती है कि माई फादर इज नॉट एलोन, मेरे पिताजी अकेले नहीं है, तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, तो क्या होगा, नो एरर का होगा, ठीक। गलती क्यों नहीं है अब ये नहीं बता सकता मैं, बस नहीं है तो नहीं है, गलती होती तब बताते क्यों है, नहीं है तो नहीं बता सकते क्यों है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एंटोनिम बताना है। किसका बताना है, ऑब्जर्वेशन का बताना है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होगा, अब ये आप कह पाओगे तभी तो होगा। तो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी का तिरस्कार करना, मजाक उड़ाना। तो ये आप लिख सकते हो रिडिक्यूल, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हो गया रिडिक्यूल। अब यहाँ कम्बिनेशन दिया है, तो कम्बिनेट एक वर्ड होता है, कम्बिनेशन जो है वो किससे बने, कम्बिनेट से। कम्बिनेट का मतलब क्या होता है, डराना। तो कम्बिनेशन क्या हो गया, कम्बिनेशन हो गया डर, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या ले सकते हैं आप, फियर, टेरर, ठीक है, ये हो गया। हैम्पर का मतलब क्या होता है, बाधा डालना, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, इम्पीड, इम्पेडिमेंट इसी से बनता है। इम्पीड मतलब होता है बाधा डालना, या किसी काम में आप किसी को रुकावट डाल रहे तो ऑब्स्ट्रक्ट करना, ये हो गया। तो अभी तो हमारे कोई एंटोनिम काम का मिला नहीं। रिप्रूफ हो गया, रिप्रूफ का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, स्कॉल्ड हो गया, चाइड करना। तो सिमिलर में आ गया, रिडिक्यूल से मिलता जुलता हो जाएगा ना रिप्रूफ। और एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, समर्थन करना, एग्री करना किसी से, किसी को सपोर्ट करना, किसी का समर्थन करना, किसी से एग्री होना, किसी को अफर्म कर देना। तो रिडिक्यूल में आप किसी का क्या कर रहे हैं, किसी का तिरस्कार कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और यहाँ समर्थन कर रहे हैं। तो ये काफ़ी हद तक इसका एंटोनिम हो जाएगा। अच्छा, अगर ये नहीं होगा तो और होगा कौन, बात ये है ना। तो इसके अलावा और कोई हो भी नहीं सकता है, तो फिर यही फिलहाल होगा आंसर चौथा वाला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। तो 15 में क्या दिया है, खाली जगह भरो। लिखा है वन मे डैश वाट ही ओनली होल्ड्स, अभी तो कुछ बात ही नहीं समझ में आई।
वन में डैश व्हाट ही ओनली होल्ड्स, जो उसके पास केवल होल्ड, अच्छा वो होल्ड्स इन ट्रस्ट, ठीक है, केवल हमारे विश्वास में है वो। अच्छा, ही शेयर्स व्हाट ही ओन, वो हो 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों में मतलब एक चीज़ पैरेलल चल रही है, तो हमें इसी शेयर का काउंटर पार्ट ढूंढना पड़ेगा। मतलब कोई भी आदमी किसी चीज़ को डैश कर सकता है जो केवल उसके ट्रस्ट में होल्ड करता है, वो मतलब अपने ट्रस्ट में, अपने विश्वास में जिस चीज़ को होल्ड करता है उसको क्या कर सकता है वो, जबकि जो उसकी हिज ओन है, जो उसकी खुद की है, उसको वो क्या सकता है, शेयर कर सकता है। तो किसी व्यक्ति के पास जो चीज़ उसकी खुद की होती है उसको वो शेयर कर सकता है, और जो उसके ट्रस्ट में है, जो उसके बिलीफ में वो होल्ड कर सकता, जो उसके बिलीफ में होल्ड है, उसको क्या कर सकता है, अप्रोप्रिएट कर सकता है, नहीं एलोकेट कर सकता है। बिल्कुल, एलोकेट का मतलब क्या होता है, अलॉट करना, आवंटित करना। तो जो हमारे विश्वास में है हम उसको अलॉट कर सकते हैं, और जो मेरे पास है, मैं जिस पर मेरा स्वामित्व है उसको हम शेयर कर सकते हैं, ये हो सकता है। भरोसे वाली चीज़, विश्वास वाली चीज़ को अलॉट कर सकते हैं, और जो मेरे पोजीशन में है उसको शेयर कर सकते हैं, तो अलॉट लगा सकते हो आप। अपीलेट का मतलब क्या होगा, अपीलेट का मतलब ये अपील से बना हुआ वर्ड है। किससे बना हुआ है, अपील। अपील का मतलब क्या होता है, अपील करना। तो अपील करना मतलब अपीलेट होता है अपील से संबंधित, रिलेटेड टू अपील, या अपीलीय कह सकते हो, ऐसा वर्ड है। अप्लाई तो जानते ही हो यार, ये लगेगा नहीं, एलोकेट लगाओ वहाँ पे, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 में क्या कह रहे हैं, 16 में कह रहे हैं कि भाई देखो, ये एक फ्रेज दिया हुआ है, इसको आप सब्सटीट्यूट करो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, और ये चौथा है। कमाल कर दिया इन्होंने, तो आज 4 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ लिए, तो किसी का कोटा काटे होंगे और क्या। चलो कोई बात नहीं, मतलब कुछ फिक्स पैटर्न नहीं होता, किस दिन क्या कम ज़्यादा पूछ लेंगे। चलो, जिसने पेपर सेट किया होगा हो सकता है उसको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बहुत आते रहे हों, तो उन्होंने भर दिया ये वाला पेपर। तो रेमेडी फॉर ऑल एल्स मतलब हर बीमारी की दवा, तो हर मर्ज की एक दवा जो होती है उसको हम लोग कहते हैं पेनेसिया, ठीक है। हर मर्ज की एक दवा क्या होती है, पेनेसिया होती है। और रस्टिक का मतलब क्या होता है, रस्टिक का मतलब होता है देहाती, ग्रामीण, क्या हो गया, देहाती या ग्रामीण। लिबर्टाइन, लिबर्टाइन व्यक्ति जो होता है ना वो अमोरल होता है, अमोरल या इमोरल भी कह सकते हो, मतलब इसके अंदर नैतिकता होती ही नहीं, ये नैतिकता की केयर ही नहीं करता, बस इनका काम होना चाहिए नैतिकता गई तेल लेने, ठीक। उनको नैतिकता वैतिकता से कोई मतलब नहीं, अच्छा है बुरा से कोई मतलब नहीं, काम हो जाए। तो ऐसे लोग लिबर्टाइन होते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा लंपट टाइप के होते हैं ये लोग। कन्वेल्सेंट है, कन्वेल्सेंट देखो ये बहुत बार आ चुका है, एमटीएस वाले पेपर में भी आया था, मैंने आपको बताया था, सीजीएल में भी कई बार ये वर्ड आ चुका है, और सीएचएसएल में भी इनका नंबर लगा हुआ है। कन्वेल्सेंट का मतलब होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस, क्या होगा, रिकवर फ्रॉम इलनेस। आप बीमार हैं, बीमारी से आप जैसे जैसे ठीक होते जाते हैं उसी को कहते हैं कन्वेल्सेंट या रिकवर होना, ठीक है। सारी बातें हो गई, आंसर कौन सा हो गया, 2 वाला। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया आपका, 17 हो गया। 17 में आपको साइनोनिम बताना है, एक साइनोनिम आया इतनी देर में, बाकी सेवेंटोनिम थे। तो ईगरली हो गया, ईगरली का मतलब क्या होता है, बहुत ही क्यूरियसली, क्या हो गया, ईगरली का क्या हो गया, बहुत ही क्यूरियसली, बहुत ही उत्सुकता पूर्वक, एंथुजियास्टिकली होगा, पैशनेटली हो जाएगा, ठीक है। तो ये ईगरली हो गया। तो ईगरली का आप साइनोनिम ढूंढो, साइनोनिम क्या होगा, प्लेनली होगा, नहीं होगा, ईगरली का एविडली होगा, यस यही होगा। एविड मतलब क्या होता है, अब नोट कर लो, ये अच्छा वर्ड है, AVID। एविड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ईगर होता है, जो बहुत उत्सुक होता है, जो बहुत क्यूरियस होता है, तो ईगरली का एविडली हो जाएगा, ये रहा आपका आंसर। परफंक्टरली क्या होता है, ये भी समझ लो, अच्छा वर्ड है, कल काम आएगा। परफंक्टरली का मतलब होता है बेमन से, बेमन से, बे अलग है, मन अलग है, बेमन से, बेमन से मतलब क्या हुआ, अनविलिंगली, मतलब विलिंगली होता है जिसमें हमारा मन लगता हो, अनविलिंगली का मतलब जिसमें हमारा मन ना लगता हो, अनविलिंगली होता है, ठीक है। और नीटली का मतलब एकदम साफ सुथरे ढंग से होगा। तो 2 वर्ड आपके काम के हैं इसमें, एविडली और परफेक्टली, बाकी तो आप जानते ही रहे होंगे, ठीक है, नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
अब आ गया आपका 18। तो 18 में क्या करना है, एंटोनिम, फिर से मतलब भर दिए आज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनिम। लगता है इसके अलावा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। सेलेस्ट्रियल, तो सेलेस्टियल का मतलब क्या होता है, ये होते हैं ना आकाशीय, खगोलीय कह सकते हो, स्पेस से रिलेटेड है। मतलब वो सारी चीज़ें, मतलब वो सारे पिंड जैसे ग्रह नक्षत्र तारे हो गए, स्पेस से रिलेटेड जो होते हैं उनको सेलेस्टियल कहा जाता है। ठीक है। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, भौतिक, धरती से रिलेटेड, सांसारिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल का मतलब सांसारिक, या आप इसको कह सकते हो भौतिक, मतलब क्या हुआ, जो धरती पर पाए जाते हैं वो चीज़ें हो गई। ठीक है। स्टेलर का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू स्टार्स, किससे हो गया, तारों से संबंधित हो गया। हेवनली का मतलब क्या हो गया, अंतरिक्ष में जो चीज़ होगी थी। डिवाइन का मतलब क्या होगा, दैवीय हो गया। ठीक है, देवताओं से रिलेटेड हो गया। तो अब आप एंटोनिम बताओ सेलेस्टियल का। सेलेस्टियल का अब जो देखो, सेलर क्या हो गया, ये तो साइनोनिम, मतलब साइनोनिम हो गया ना। सेलेस्टियल का मतलब तारों से रिलेटेड हो गया। हेवनली क्या हो गया, ये सेलेस्टियल ही हो गया। और डिवाइन का यहाँ कोई लेना देना नहीं, तो दो तो सिमिलर हो गए। अब क्या करोगे, यही सांसारिक या भौतिक पे आ जाओ। एक क्या हो गया, खगोलीय हो गया, एक नक्षत्रों से या मतलब धरती के बाहर की चीज़, धरती के बाहर की दुनिया क्या हो गई, वो हो गई सेलेस्टियल। और जो धरती पे दुनिया हो गई वो कौन सी हो गई, टेरेस्ट्रियल हो गई। तो टेरेस्ट्रियल हमारा एंटोनिम होगा। आपका आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना, इडियम एंड फ्रेज का मामला। तो ये लिखा है टू बी इन टू माइंड्स। टू बी इन टू माइंड्स का मतलब क्या हुआ, मतलब हमारे दो दिमाग काम कर रहे हैं, मतलब एक मन, मतलब ऐसे ही एक मन। कभी आप किसी काम के लिए आप सोच रहे हैं कि ये काम, चले यार चलते हैं, मानो कहीं पार्टी वार्टी में जाना है, चलो चलते हैं। फिर थोड़ी देर में कहते हैं यार बहुत दूर है, कोई फायदा नहीं, क्या चलें। मतलब आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, चलें कि ना चलें, चलें कि ना चलें, चलें कि ना चलें। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं टू बी इन टू माइंड्स। मतलब आप किस कंडीशन में, आप एक अनिश्चय की कंडीशन में, कुछ डिसाइड नहीं कर रहे हैं, इनडिसिसिवनेस की कंडीशन में आप कह सकते हो उसको डायलेमा। ठीक है, क्या है ये, डायलेमा है। इसी को एक और इसी का इडियम है इन अफिक्स। इन अफिक्स का मतलब भी होता है टू बी इन डायलेमा, टू बी इन द मेंटल सिचुएशन व्हेन यू आर अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, करें या ना करें, इस सिचुएशन में होंगे। अब आ जाते हैं हम लोग 20 पे सीधे पहुंचते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 20, 19 हम लोग कर लिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्या करना है इसमें, आपको स्पेलिंग एरर बतानी है। तो 4 सेंटेंस है, देखो किस में स्पेलिंग एरर होगी, तो एक साथ पढ़ो। रिक्वायर सही है, यही देख लेते हैं पहले। रिक्वायर, यहाँ रिक्वायर गलत है, यहाँ रिक्वायर गलत है, गलत ही है ना, एक मिनट, थर्ड वाले को जरा चेक करना पड़ेगा कहीं गड़बड़। रिक्वायर नहीं, गलत नहीं है, सही है। ठीक है, REQUI आ रही है, सही है। नीचे वाले में भी रिक्वायर सही है, तो एक तो गया काम से, मतलब दूसरा वाला। अब हमें और आगे बढ़ देखते हैं। यहाँ टेक्निकल है, तो टेक्निकल में CHAL नहीं होता, तो इनका भी काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास इनका टेक्निकल सही है, लेकिन उसको हमें करना ही नहीं है, ये टेक्निकल सही है। अब आ जाओ तीसरे पे, एक्सपर्टाइज। तो इन दोनों को तो हम छोड़ ही दें, इनको दोनों को छोड़ देते हैं, इन दोनों में हमें चेक करना है एक्सपर्टाइज। तो एक्सपर्टाइज में TICE नहीं होता, EXPERTISE होता है, ये वाला सही है। तो ये तीसरा वाला आपका सही निकला। देखो भाई, गलत काट दिया था मैंने, अगर ना देखे होते, ध्यान ना दिए होते, तो फिर आंसर ही ना मिलता हम लोगों को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 21 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 में करना क्या होता है, ये तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। पूरा एक पैराग्राफ होगा, इस पैराग्राफ को आपको काट छाट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसको हम लोग। ठीक, पहले पढ़ा जाए, लिखा है द डिफरेंस बिटवीन सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड एंड थर्मल रेडिएशन इमिटेड टू स्पेस। ये कह रहे हैं कि जो डिफरेंस होता है, सोलर रेडिएशन का मतलब क्या हुआ, सूर्य से जो गर्मी हमको मिलती है, हम जो एब्जॉर्ब करते हैं। जब सूरज निकलता है तो दोपहर में 12 बजे तक, 1 बजे तक धरती उस गर्मी को रिसीव करती है। तो सोलर रेडिएशन को हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, धरती एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद 12-1 बजे के बाद क्या होती है, थर्मल रेडिएशन एमिटेड। धरती गर्म हो जाती है तो धरती क्या होती है, वो अपना रेडिएशन वापस करना शुरू कर देती है। कहाँ धरती वापस करती है, स्पेस में करती है। आगे लिखा है कि डैश रेडिएशन बजट,
ओहो, इसी को हम कहते हैं रेडिएशन बजट ऑफ अर्थ, इसी को अर्थ का रेडिएशन बजट कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा, कहा जाता है या उसको ये माना जाता है, ठीक है। या यही चीज़ जो इसका डिफरेंस है, मतलब कितना हम रेडिएशन रिसीव करते हैं और कितना वापस करते हैं, इसका जो डिफरेंस है वही डिसाइड करता है अर्थ का रेडिएशन बजट, ठीक है। ये भी हो सकता है, तो यहाँ हो सकता है डिसाइड करने वाला वर्ड कोई लग जाए, ठीक। आगे बढ़ोगे, आगे लिखा कि सिंस देयर इज नो अप्रिशिएबल लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन प्लेनेटरी टेम्परेचर। तो देखो जो अर्थ है, जो प्लेनेटरी टेम्परेचर और हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कोई अप्रिशिएबल लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक इसी तरह का ट्रेंड चलता हो, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी रिसीव कर रहे हैं, कभी कम गर्मी रिसीव कर रहे हैं, तो ये कोई फिक्स टर्म नहीं होता, इसलिए कुछ डिसाइड पक्के तौर पर किया नहीं जा सकता। इसलिए इट मे बी डैश दैट, इट मे बी डैश दैट, मतलब ये कहा जा सकता है कि दिस बजट इज एसेंशियली जीरो। ये क्या होता है, जीरो होता है ऑन अ ग्लोबल लॉन्ग टर्म एवरेज। तो ग्लोबल लॉन्ग टर्म एवरेज में चलें तो ये बजट जीरो होता है। कभी हम रिसीव ज़्यादा करते हैं, कभी हम डिस्चार्ज ज़्यादा करते हैं, तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं, तो करीब करीब बजट जीरो हो जाता है। आगे लिखा है कि द रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज इन एनी रीजन इज डायरेक्टली डैश टू एनर्जी बजट। जो रेट ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर चेंज होता है, इसका जो रेट होता है किसी भी एरिया का, किसी भी रीजन का, वो डायरेक्टली डैश होता है एनर्जी बजट के। एनर्जी बजट, हम जो हमारा एनर्जी बजट है उस पर वो डिपेंड करता है। ऑफ द रीजन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स हीट कैपेसिटी। अच्छा, तो मतलब इन्होंने दे दिया कि हीट कैपेसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और एनर्जी बजट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ भी कौन सा वर्ड लगे, इन्वर्सली के लिए डायरेक्टली लगाया है तो प्रोपोर्शनल के लिए प्रोपोर्शनल लगाएंगे, और क्या, हमको क्या करना है, जो वर्ड इन्होंने लगाया वही हम भी लगा देंगे। अब ये हमारा क्लू मिल गया। तो एक थर्ड नंबर पर क्या लग जाएगा, प्रोपोर्शनल लगेगा, कुछ सोचना मत उसके अलावा। आगे लिखा है व्हाइल द रेडिएशन डैश, जब रेडिएशन डैश होता है तो मे डोमिनेट, तो रेडिएशन बजट होगा, और क्या करना है, रेडिएशन बजट की बात कर रहे हो पूरी की पूरी पैसेज में, तो इन्होंने कहा रेडिएशन बजट, इन्होंने कहा व्हाइल द रेडिएशन बजट में डोमिनेट द एवरेज एनर्जी बजट। जो रेडिएशन बजट है वो एवरेज एनर्जी बजट ऑफ मेनी सरफेस, उसके बाद लिखा है नॉन रेडिएटिव एनर्जी ट्रांसफ़र और स्टोरेज, इन सब, ये सब मिला के आल्सो आर डैश इम्पोर्टेंट व्हेन लोकल चेंज आर कंसीडर्ड। इन सब चीज़ों, आल्सो आर डैश मतलब क्या हुआ, डैश इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट के पहले का एडवर्ब यूज करो, उसका वेरी इंपॉर्टेंट लग जाएगा, और क्या करोगे, ठीक है। तो अब चलो भरना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले में क्या करना है, सबसे पहले में यहाँ क्या चीज़ आई थी, इन्होंने देखो एक बार फिर से पढ़ के देखो, डिफरेंस बिटवीन द सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड एंड थर्मल रेडिएशन इमिटेड टू स्पेस। जो मतलब हम एनर्जी लेते हैं, सोलर रेडिएशन जो रिसीव करते हैं, और अर्थ जो थर्मल रेडिएशन वापस करती है स्पेस में, इसका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस डैश करता है रेडिएशन बजट को, अर्थ के रेडिएशन बजट को, तो डिसाइड करता है। इसके लिए कोई वर्ड ले लो, ठीक है। तो चलो अगला वाला देखते हैं हम लोग की क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया है कि वो धरती के रेडिएशन बजट को क्या करता है, प्लेकेट करेगा, कि डिटरमिन करेगा, कि डुप्लीकेट करेगा, कि एग्जामिन करेगा। डिसाइड करेगा मतलब डिटरमिन करना, तो मैंने बोला ही था। प्लेकेट मतलब सांत्वना देना होता है, प्लेकेट याद रखना, ये वर्ड ध्यान रखना। प्लेकेट क्या है, प्लेकेट मतलब किसी को कंसोल करना, किसी को सांत्वना देना, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं बजट में, वो रेडिएशन बजट में कहाँ सांत्वना आ जाएगी, ठीक है। ये उसको डिटरमिन करता है, उसको डिसाइड करता है, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएंगे, आ जाओ जरा, पहले एक बार फिर हमें वो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, कंक्लूडेड दिया हुआ है, फेडेड दिया हुआ है, एक्सरसाइज्ड दिया हुआ है, और प्लीडेड दिया है। तो देखें क्या लग सकता है यहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आपको एक बार फिर से। और देखो दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, ये पूरा हो गया इन्होंने। सिंस देयर इज नो अप्रिशिएबल लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन प्लेनेटरी टेम्परेचर, क्योंकि इस प्लेनेटरी टेम्परेचर का कोई लॉन्ग टर्म अप्रिशिएबल कोई ट्रेंड नहीं है, इसलिए इट मे बी डैश दैट, ऐसा कहा जा सकता है कि दिस बजट इज एसेंशियली जीरो। मतलब ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं ना, तो निष्कर्ष निकालने का मतलब हुआ कि हम
कंक्लूडेड कर देते हैं ना, तो दिस में भी कंक्लूडेड, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसका बजट जो होता है वो 0 होता है। दिस में भी एक्सरसाइज फेडेड और प्लीडेड नहीं होगा अब, ठीक है। आगे आ जाओ। इसके बाद हम आते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर। तो अगला वाला तो हमारा करीब करीब फिक्स ही मैंने आपको बताया ही था। क्या लगेगा, वो प्रोपोर्शनल मैंने बोला था ना 3rd नंबर वाले में, वो एक जगह लिखा इन्होंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो दूसरे पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही लगेगा और कोई वर्ड लगाना ही नहीं था। तो ये ऑलरेडी पहले ही फिक्स हो चुका है कि वहाँ क्या होना है। और चौथे नंबर पे मैंने आपको बोला था कि हीट बजट होगा, ठीक। एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है ना, पैसेज ये रहा। तो चौथा वाला फिलर देखना है ना आपको। तीसरा वाला फिलर तो मैंने बोला था कि यहाँ पे क्या होगा, ये देखो इन्वर्सली का डायरेक्टली हो गया, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल हो गया। चौथे पे कहा था ना कि व्हाइल द रेडिएशन डैश में डोमिनेट द एनर्जी एवरेज एनर्जी बजट, तो ये क्या हो गया, रेडिएशन बजट। यहाँ मैंने यही तो बोला था कि रेडिएशन के साथ ही क्या लगाओगे, रेडिएशन बजट लगाओगे। ये भी वर्ड करीब करीब फिक्स ही था, ठीक है। तो बजट वहाँ लगा लेंगे। यहाँ पे क्या लगाना है कि ये सारी चीज़ें क्या है, डैश इम्पोर्टेंट। डैश इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट के पहले हमको एडजेक्टिव लगानी है कोई, देखो कौन सी एडजेक्टिव लगेगी, ठीक है। तो अभी आपको हम ये वाला भरा देते हैं पहले। तो ये मैंने कहा था ना कि चौथे नंबर पे रेडिएशन बजट आएगा। अब आ जाओ आखिरी 25वें वाले में। तो यहाँ क्या करोगे, डैश इम्पोर्टेंट दिया है, इसके बाद क्या वर्ड दिया है, इम्पोर्टेंट, वो चीज़ डैश इम्पोर्टेंट है। तो साइनिकली में तो सन की निगेटिव सेंस में चला जाएगा। मॉडेस्टली इंपॉर्टेंट होगा कि जनरली इंपॉर्टेंट होगा, मैनुअली इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो क्या हो गया, ये जनरली इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। तो हमारे आज के भी 25 क्वेश्चन हो गए और ये था सेट नंबर 5, मतलब हम लोग 125 क्वेश्चन CHSL के भी लगा चुके, ठीक है। तो ये आपका 5वां सेट हो गया। 36 में से 5 सेट हम लोग लगा चुके हैं, 31 सेट अभी बचे हुए हैं, धीरे धीरे ये भी हो जाएंगे। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट आप लोगों का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइएगा। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, तो बड़ी खुशी होती है जब आप बताते हैं कि सर हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो मेहनत करते हैं ना गर्मी में बैठ के, ये मतलब उस पर थोड़ी राहत मिल जाती है, हमको खुशी होती है। इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ ज़रूर बताते रहिए। अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो सुझाव ज़रूर दीजिए, ठीक है। जैसे कोई बच्चा सुझाव देता है, अब एक बच्चे ने सुझाव दिया था तो मैं उसकी बात मान लिया। क्या सुझाव दिया था ये नहीं बताऊँगा, ठीक है। उसका सुझाव मानने लायक था और मैंने मान लिया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कुछ अगर गड़बड़ लगे तो आप सुझाव ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और जो अच्छा लगे वो भी बताइएगा कि सर ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, तो उसको मतलब अच्छा लगता है, खुशी होती है। प्रयास को अगर कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, मतलब झूठी तारीफ़ नहीं भाई, देखो ये झूठी तारीफ़ बिल्कुल नहीं, जो जेन्युइन लगे आप वो वाली करिएगा, वो उतना कमेंट करिएगा बस, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।